डियर स्टूडेंट, आज जो है वो हम क्लास 9 का चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियोज़ इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप की जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर वाइज जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। और हमने स्पेशली नोट्स बनाए हैं, नोट्स में डिफरेंट मार्कर्स यूज़ किए हैं। वो मार्कर इसलिए यूज़ किए हैं ताकि जो डिफरेंट मार्कर्स इलेबोरेट करेंगे इस चैप्टर के अंदर मौजूद जो ऑब्जेक्टिव हैं और शार्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो पॉसिबल हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो जो है वो डिस्कस किए गए हैं। आपने अब इस चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है वो भी हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमने वीडियो नोट्स की फॉर्म में बना रहे हैं, इसमें आपने इस वीडियो को आपने 2 से 3 दफ़ा सुनना है और स्पीड आपने जब यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हो तो इसकी आपने बढ़ा देनी है। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों आपने उनको लिख लेना है। फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जितनी डायग्राम है आपने उसकी भी अलहदा से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो 8 तारीख को चूँकि आपका फेडरल बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर है, आपने उस पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है आपको वो भी बता रहे हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव पोर्शन तो आप जब कर लेंगे, एमसीक्यूज़ कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करते हैं कि जो शार्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आते हों, सिर्फ आपने वही अटैम्प्ट करने हैं। जिसमें आपको अबहम हो, जिसमें क्लैरिटी ना हो, आपने उनको छोड़ देना है। और ये आपने माइंड में रखना है कि जो शार्ट क्वेश्चंस में अगर आप समझते हैं वो शार्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डायग्राम जो है वो बुक में दी गई है और आपने उसको ज़रूर वहाँ पे साइड पे करके बनानी है, क्योंकि आपका एक एक नंबर जो है वो कीमती होता है। फिर उसके बाद जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें तो आपने ये करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन की आपने आउटलाइन जो है वो लिखनी है। आउटलाइन के साथ आपने फिर डायग्राम भी बनानी है लॉन्ग क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद डिफरेंट मार्कर का यूज़ करना है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंट बॉल पेन या आप पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने उनको डिफरेंट मार्कर से अंडरलाइन कर देना है। इससे ये होता है कि जो चेक करने वाला होता है उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होती है और आपको जो है वो मार्क्स खुले देता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि आपकी तैयारी अच्छी हो, हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो लेकर आए हैं। चैप्टर 2 का नाम है बायोडाइवर्सिटी। बेटा, बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। अल्लाह ने जो है वो इस अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेटा वैरायटी जो है वो बना दी है। तो वो वैरायटी क्यों बनाई है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अल्लाह एक ही किस्म के जानदार पैदा करता है, इतनी अक़साम के जानदार क्यों पैदा किए? जो इंसान होता है, इंसान के अलावा और कुछ भी ना होता। तो ये बताते चलें कि ये जितनी भी और चीज़ें बनाई हैं इंसान के मफाद के लिए बनाई हैं, वो फ़ायदे के लिए बनाई हैं, इस अर्थ के सिस्टम को चलाने के लिए बनाई हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। तो आप देखें कि इस कुरे अर्ज़ के ऊपर जितने भी जानदार हैं उन जानदारों में कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी और कुछ जो है वो डिफरेंसेस होंगे। अक्सर जानदारों में सिमिलैरिटीज़ किस बेस पर होंगी वो हम डिस्कस करते हैं कि तमाम जानदार जो है वो आपको पता है रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अमले तौलीद करते हैं, जैसे अपनी नई नस्ल बढ़ाते हैं, मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। तमाम जानदार जो है वो सेंसिटिव हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर गर्मी पड़ जाए, सर्दी पड़ जाए तो उनकी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, वो उसको सेंस करती है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, तमाम जानदार ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। तमाम जानदार एक्सक्रीशन करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तमाम जानदार रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जैसे जानदार पैदा करते हैं। और कुछ जो है वो ग्रोथ, तमाम जानदार ग्रोथ भी करते हैं, अपनी जो हाइट है, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जो है वो डेवलपमेंट भी स्टार्ट करते हैं। और आपको बताते चलें डिफरेंसेस किस बेस पे हैं। डिफरेंसेस जो है वो जानदारों में इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो उनमें है। अगर आप बर्ड्स को देखें उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर और होगी, मैमल्स देखें उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर और होगी, और इसी तरह रेप्टाइल्स देखें तो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर और होगी। प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में भी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट मिलेगी। तो इसका मतलब है तमाम जानदारों में जो डिफरेंसेस हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पर भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? अ वैरायटी विद इन द स्पीशी या अमंग द स्पीशी। अब इसका क्या मतलब है विद इन द स्पीशी? विद इन द स्पीशी हम बात करते हैं कि अगर हम एक क्रो है या हम बात करते हैं एक पिजन है। पिजन जो है एक स्पीशी है बर्ड की। अगर आप उसमें देखें उसी पिजन स्पीशी के अंदर आपको ढेर सारी अक़साम के आपको पिजन जो है वो मिलेंगे, मुख्तलिफ़ कलर्स होंगे,
मुख्तलिफ जो है वो बीक साइज़ होगा, आपको उनकी जो है वो मुख्तलिफ फ़ीचर्स होंगे उनके, यानी कि आपको एक स्पीशी के अंदर भी क्या वैरायटी मिल रही है। और इमंग द स्पीशीज़ यानी कि डिफरेंट और स्पीशी अगर हम बात करते हैं इमंग द स्पीशीज़, हम पैरट की बात करें तो, और पिजन की बात करें, और डव की बात करें, और पीकॉक की बात करें, ये जो हैं स्पीशीज़ हैं, इमंग स्पीशीज़ हैं, आप इनके अंदर भी आप देखेंगे कि वैरायटी जो है वो क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, वैरायटी विद इन द स्पीशी एंड अमंग स्पीशीज इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। ये अल्लाह ताला ने इतनी जो वैरायटी बना दी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इससे हमें क्या जो है वो फ़ायदा पहुंच सकता है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे पहला है कि क्लीन वाटर जो है हमें बायोडाइवर्सिटी के थ्रू मिलता है, और दूसरा जो है कि फूड का सोर्स है बायोडाइवर्सिटी। कैसे फूड का सोर्स है, अल्लाह ताला ने कैसे पौधे बना दिए, ऐसे एनिमल्स बना दिए जो कि इंसान को खुराक मुहैया करते हैं। फीड का सोर्स है, फीड होता है एनिमल की खुराक को फीड कहते हैं, जिस तरह के एनिमल्स जो है वो ग्रास खाते हैं, ग्रास भी डिफरेंट काइंड की है, तो ये एनिमल्स जो है वो की फ़ीड का सोर्स है बायोडाइवर्सिटी। एयर की क्वालिटी को बेटर करती है बायोडाइवर्सिटी। अल्लाह ताला ने ट्रीज़ बनाए, अल्लाह ताला ने प्लांट्स बनाए, और वो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, CO2 को कैप्चर करके एटमॉस्फेयर से जितनी भी मोस्टली पालूटेंट्स हैं वो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एयर की क्वालिटी, अगर ये पौधे ना होते, दरख्त ना होते, तो एयर की क्वालिटी जो है वो कैसे बेटर हो सकती। तो इसका मतलब है ये दरख्त की मुख्तलिफ अक़साम जो है वो हमारे लिए बेहतर हैं, हमारी एयर की क्वालिटी को बेटर करती हैं। रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में भी बायोडाइवर्सिटी का रोल है। अब न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल जो है वो, इससे क्या मुराद है आपको बात बताते चलें कि न्यूट्रिएंट्स एक बॉडी से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो उनकी रिसाइकलिंग में ये रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग पेस्ट बाय द हेल्प ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, यानी कि पेस्ट को कंट्रोल करती है बायोडाइवर्सिटी। कैसे बेटा, कि आप देखें पेस्ट होता क्या है, सबसे पहले कि वो जानदार होता है जो बीमारी फैलाता है, और जिस जानदार में बीमारी फैलाता है उसको मार देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेस्ट। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई इंसेक्ट हो सकता है। तो इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने कोई और जानदार भी अक़साम पैदा कर दी जो उन पेस्ट को क्या करते हैं, एज ए खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के बेटा आप देखें कि मैं मिसाल देता हूँ, लेडी बर्ड जो बीटल है, ये एक इंसेक्ट है को, ये फसलों पर मौजूद जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको खाता है। तो अल्लाह ताला ने लेडी बर्ड पैदा करके दूसरा रस चूसने वाला कीड़ा जो कि पेस्ट है, बीमारी फैलाता है पौधों में और उनकी पैदावार को कम करता है, उसको कंट्रोल कर रखा है लेडी बर्ड के थ्रू। और इसी तरह कुछ बर्ड्स हैं वो अल्लाह ताला ने बना दिए, वो इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्टिवोरस हैं। तो इसीलिए पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने बर्ड्स की वैरायटी भी बना दी और इंसेक्ट भी बना दिए। मेडिसन जो है वो प्रोवाइड करती है हमें बायोडाइवर्सिटी। कैसे कैसे कि आप वो देखते हैं कि कुछ काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे आप मेडिसन ले सकते हैं, जिस तरह एलोवेरा है, जिस तरह जो है वो जिंजर है, जिस तरह आप देखें कि वो हल्दी है, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनसे डिफरेंट मेडिसिन भी आप बनाई जाती हैं। और नेक्स्ट है बेटा कि ये जो पॉपी प्लांट है, अफ्यून का पौधा है, ओपियम प्लांट है, ये भी सोर्स ऑफ मेडिसन है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मटेरियल भी आपको बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, मतलब आपने प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे आप डाइज जो है वो रंग हासिल कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री उनसे चलती है। और आपको बताते रहें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फाइबर्स देते हैं, जिस तरह कपास का पौधा है, जिस तरह अलसी जो है उसका पौधा है, उससे आप फाइबर लेते हैं, उससे आप इंडस्ट्री चलती है। और इंडस्ट्री क्या बनाती है, कपड़ा बनाती है। तो इंडस्ट्रियाँ जो है वो कैसे मोस्टली चलती हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी अगर अल्लाह ने ना पैदा करते, कपास का पौधा ना होता और अलसी के जो है वो पौधा ना होता, तो इंडस्ट्री जो है वो ना चल सकती। फिर उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल भी हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। बिल्डिंग मटेरियल में क्या आता है, रेजिन्स हैं, गम्स हैं, एडहेसिव मटेरियल है। रेजिन्स, गम्स आपने पढ़ा होगा, कीकर से जो गम्स हासिल होती है वो एक बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होती है। रेजिन्स जो है वो रबर प्लांट से हासिल होते हैं। इसी तरह एडहेसिव बाकी हैं वो भी पौधों से हासिल होता है। अगर अल्लाह ये वैरायटी पैदा ना करता पौधों की, तो सिर्फ गंदम की ही होती या चावल के पौधे ही होते, तो रेजिन्स, गम्स और एडहेसिव मटेरियल हमारे पास कहाँ से आता। तो इसीलिए ये जो है वो बिल्डिंग मटेरियल हमें प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट जो है बेटा ये देखना है कि हाउ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फ्राम द इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये शार्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताएं कि ये हमें मुआशी हवाले से हमें पैसा कितना दे सकती है, हमें अमीर कितना कर सकती है और हमारे माहौल में किस तरह का बेटर रोल प्ले कर सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुआशी हवाले से, पैसों के हवाले से हमारे हालात को कैसे बेहतर कर सकती है कि बायोडाइवर्सिटी फूड प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिकली क्या है कि पहले प्रोवाइड द फूड, फूड किसके लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन के लिए। फिर उसके बाद दूसरा है सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर क्लोथिंग, मेडिसन के मेडिसन और कपड़ों के लिए ये रॉ मटेरियल बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद ऑफर वाइल्ड लाइफ टूर्स, जो वाइल्ड लाइफ टूर्स होते हैं वो वाइल्ड लाइफ अगर अल्लाह ना बनाते, इतनी अनवा अकसाम के जानदार, उनके टूर ना होते, उनसे पैसा जो है हम ना कमा सकते। फिर उसके बाद अगर आप टूरिज़म जो है वो किन इलाकों का होता है जहाँ पे नेचर होती है, नेचर में बर्ड्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, उसमें ट्रीज़ आते हैं, प्लांट्स आते हैं, अगर वो ना बनाते, वो सियाहत के लिए टूरिस्ट को अट्रैक्ट ना करते और वो टूरिस्ट ना आते तो हमारी इकानमी जो है वो इतनी ज़्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग ना हो पाती। तो इसका मतलब ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, जॉब्स भी ऑफ़र करती है टूरिज़म के लिए। ये बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ जो है टूर भी करती है, को अकामोडेट करती है। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे माहौल को कैसे जो है वो बेहतर कर सकती है बायोडाइवर्सिटी। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई करती है कैसे, अगर अल्लाह ताला ने प्लांट्स बनाए, मुख्तलिफ प्लांट्स, अल्लाह ताला ने सिर्फ जानवर ही बना देता अल्लाह पाक, इस अर्थ के ऊपर प्लांट्स ना होते तो प्लांट्स CO2 जो कि पॉल्यूटेंट है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब ना करते, वो ना करते, फोटोसिंथेसिस ना होता, फोटोसिंथेसिस ना होता तो उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो ना मिलती हमें और हमारी डेथ भी हो सकती थी। तो इसीलिए हमें जो है वो क्या सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बायोडाइवर्सिटी प्रोड्यूस करती है। कंट्रोल ऑफ पेस्ट, पेस्ट को कंट्रोल करना है, यानी कि वो जानदार जो कि बीमारियां फैलाते हैं और इतनी बीमारी फैलाते हैं कि अगले जानदार को मार ही देते हैं, तो ये पेस्ट कहलाते हैं। और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी अल्लाह ताला ने और अक़साम के जो है वो जानदार बनाए हैं ताकि इन पेस्ट को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है कि मेंटेन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करती है। मतलब इकोसिस्टम क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन है, एक बैलेंस है, वो इकोसिस्टम कहलाता है और ये बैलेंस बनाए रखती है बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो, ये फ़र्ज़ करें कि प्लांट्स ही ख़त्म हो जाएं तो उनको खाने वाले एनिमल्स ख़त्म हो जाएं और एनिमल्स ख़त्म हो जाएं, उनसे मीट और वो हमें मिल्क हासिल ना हो, हमें मीट और मिल्क हासिल ना हो तो हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो और हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो हमें मुख्तलिफ बीमारियां हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि एक पेस्ट को भी कंट्रोल करती है, मेंटेन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है कि वेस्ट वाटर जो है वो ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है बायोडाइवर्सिटी, कि आप का जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कैसे करना है वो बायोडाइवर्सिटी हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये शार्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो आप जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं उसका आपको क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन देखना होगा। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, जानदारों को ग्रुप में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है कि आप क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको आप देखते हैं, जो टैक्सोनॉमी होता है आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं और नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। फिर उसके बाद है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या होता है कि इसमें आप जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बेस पर करते हैं, ऑन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि उनके पेरेंट्स की जो मॉर्फोलॉजी है और जो उनके डिसेंडेंट हैं, यानी कि उनसे पैदा होने वाले जो जानदार हैं, उनमें कि कहाँ तक जो है वो सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसको यानी कि उनके आबाओ अजदाद की बुनियाद पर उनकी एवोल्यूशन को ट्रेस करना और उनके क्लासिफिकेशन करना, दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टमेटिक्स। तो फिर उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये भी शार्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, आप माइंड में रखिएगा, इस बात को इग्नोर नहीं करना। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के, एम्स क्या हैं, हम क्यों करते हैं आखिर क्लासिफिकेशन। देखें आपकी बुक्स रखी होती हैं शेल्फ़ में और ये मिक्स होती हैं 1 क्लास से लेकर
8वीं क्लास तक मिक्स पढ़ी हुई हैं, आपको कोई किताब सर्च करनी हो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आसानी के लिए आप क्या करते हैं, अपनी बुक सब को जो है वो क्लासीफाई करते हैं, या सब्जेक्ट वाइज करें या क्लास वाइज करें। तो क्लासीफाई जो जब कर लेते हैं तो आपको बुक सर्च करना ईजी हो जाता है। तो इसीलिए जब हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें सबसे पहला ये है कि हमें ये फ़ायदा होता है कि टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो है टू अरेंज ऑर्गेनिज्म ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंशियल बेसिस, आप जानदारों को क्लासीफाई कर सकते हो किस बेस के ऊपर, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस पर। फिर उसके बाद आप एम क्या है कि टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनिज्म, जानदारों में उनके आबाओ अजदाद की तरफ से दिए गए जो करैक्टर्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ की बेस पर भी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये भी एक मकसद होता है ताकि उनके आबाओ अजदाद का पता चल सके कि ये जानदार का आबाओ अजदाद कौन सा था। तो इसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट है बेटा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को कब से स्टार्ट हुई और किसने जो है वो इसको शुरू करा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन को जो है वो स्टार्ट किया। अरिस्टो कहते हैं इसने क्या किया, क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप के अंदर, एक एनिमल ग्रुप रख दिया, एक प्लांट ग्रुप रख दिया। एनिमल में कि किस बेस पर उसने दो जानदारों को पूरे जानदारों को दो ग्रुप में तकसीम किया, ये जो बेस थी वो थी ऑन द बेस ऑफ मूवमेंट। उसने कहा जो जानदार मूव करते हैं वो एनिमल्स में चले जाएंगे, जो जानदार मूव नहीं कर सकते वो प्लांट्स में चलेंगे। इस बेस पे आप उसने दो ग्रुप बना दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे एंड्रियास सीज़ल पिनो। एंड्रियास सीज़ल पिनो ने क्या किया, जो जेनरा था क्लासिफिकेशन में जब आप पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, ये जो जीनस है ये जो टर्म है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने प्लांट्स को कितने 15 जेनरा में जो है वो क्या किया, 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एंड्रियास सीज़ल पिनो के से रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एंड्रियास जेनरा जो टैक्सॉन है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज़ एंड्रियास सीज़ल पिनो। फिर उसके बाद हैं जॉन रे। जॉन रे जो है ये भी टैक्सोनोमिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स को। एमसीक्यू बन सकता है प्लांट्स को किसने क्लासीफाई किया, जॉन रे ने। फिर उसके बाद है टॉनी फोर्ट, इन्होंने भी टैक्सा इंट्रोड्यूस करवाया। जेनरा को जो जिसने इंट्रोड्यूस करवाया एंड्रियास सीज़ल पिनो थे, और टोनी फोर्ट ने किसको, क्लास और स्पीशीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट है कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस जो है ये स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, स्पीशीज़ को जो है वो क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स। जो उनके फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स थे उसकी बेस के ऊपर उन्होंने जानदारों को क्या किया, क्लासीफाई किया, कार्लस लीनियस। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, ये आपने माइंड में रखना है, ये याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हम देखते हैं कि ये क्या है। पहले सबसे जानदारों को दो किंगडम में डिवाइड किया गया। फिर उसमें दो किंगडम में जब डिवाइड किया गया, जो जानदार जो वहाँ पे मौजूद थे उनमें कुछ ऐसे थे जो डिफरेंसेस शो कर रहे थे, तो फिर उसके लिए तीसरा किंगडम बनाया गया। फिर थर्ड किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद जो है वो 4 किंगडम सिस्टम, फिर उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। इसी तरह सबसे पहले जो था ओल्ड सिस्टम, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जो सिंपल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो कौन सा था, 2 किंगडम था, 3 था, 4 था, 5 था, तो आपने क्या लिखना है, 2 किंगडम। और सबसे कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, दैट वाज 5 किंगडम। तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं कि जानदारों को कितने ग्रुप में किंगडम में तकसीम किया गया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। प्लांट्स में वो जानदार रखे गए जो कि ऑटोट्रॉफ थे। ऑटोट्रॉफ वो जानदार होते हैं, वो जानदार द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो जानदार जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं। जिस तरह के सिंपल इनऑर्गेनिक क्या है, CO2 इनऑर्गेनिक है, H2O जो है वो भी इनऑर्गेनिक है। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करके इनको कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक कौन सा है, ग्लूकोज है, C6H12O6, और ये C6H12O6 जो है वो क्या ऑर्गेनिक इन नेचर है। इस तरह के जानदार ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ थे। फिर उसके बाद जो है वो 3 किंगडम आया, फिर उसके बाद 5 किंगडम आया।
तो नेक्स्ट टू किंगडम सिस्टम में अगर हम मज़ीद बात करें कि ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम, जानदारों को दो ग्रुप में तकसीम किया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन से जानदार रखे गए? पौधे रखे गए, अलजी रखे गए, बैक्टीरिया रखे गए और फंजाई रखे गए। क्यों ये तमाम के तमाम जानदार किंगडम प्लांटी के अंदर रखे गए, बैक्टीरिया भी, अलजी भी, फंजाई भी? क्योंकि ये तमाम के तमाम जानदार पहले जो है वो देखा गया कि ये ऑटोट्राफ हैं, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, के अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जिस तरह CO2 और H2O से। नेक्स्ट जो है वो किंगडम था किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें वो जानदार रखे गए जो हेट्रोट्राफ थे, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद वो जानदार जो है उसके अंदर कौन से रखे गए? तमाम के तमाम एनिमल जो कि मूव करते हैं उनको किसके अंदर रखा गया? देवर क्लासिफाइड इनटू द किंगडम एनिमेलिया। अब देखें टू किंगडम से फिर थ्री किंगडम सिस्टम बनाना पड़ा। आखिर थ्री किंगडम सिस्टम क्यों बनाना पड़ा? टू किंगडम सिस्टम सफिशेंट क्यों नहीं रहा? तो उसमें डिफेक्ट्स थे यकीनन। तो पहला ये शार्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि टू किंगडम सिस्टम के अंदर क्या डिफेक्ट थे? कि टू किंगडम सिस्टम जो है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के स्टेटस को एक्सप्लेन नहीं करता। जिस तरह के यूग्लिना है, यूग्लिना आप देखते हैं कि इसके ये ऐसा जानदार है, यूनिसेलर है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं, इसकी खसूसियात हैं, प्लांट्स की तरह की भी हैं, एनिमल्स की तरह भी हैं। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि इसको कहाँ रखें? किंगडम प्लांटी में रखें, किंगडम एनिमेलिया में रखें? तो इसके प्लांट लाइक भी फ़ीचर थे और एनिमल लाइक भी फ़ीचर थे। प्लांट लाइक क्या थे कि ये जो है वो आपसे बताते हैं कि उनके पास क्लोरोफिल था। ये आपको बताते चलें, ये शार्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यूग्लिना के प्लांट लाइक करैक्टर्स कौन से थे? कि इसके पास क्लोरोफिल था। और एनिमल लाइक जो है वो किस तरह के फ़ीचर्स हैं? इसके पास सेल वॉल नहीं है एनिमल्स के लिए, इससे मिलते जुलते हैं। और एनिमल्स भी हेट्रोट्राफ होते हैं और ये भी हेट्रोट्राफ होते हैं, तो इसलिए इनको किस में एनिमल्स और प्लांट लाइक जो है वो दोनों खसूसियात रखते थे। नेक्स्ट जो है ये यूग्लिना की डायग्राम बनाई गई है आपके, ये देखें आप, फ्लैजेला है जिसके ज़रिए मूव करता है, कंट्रैक्टाइल एक वैक्यूल है, फिर उसके बाद इसका न्यूक्लियस है। जी बेटा, फिर उसके बाद टू किंगडम सिस्टम जो है तो यूग्लिना ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी जो इसके प्लांट्स और एनिमल्स लाइक दोनों करैक्टर थे। अब क्या किया गया? फिर इसके सलूशन के लिए थ्री किंगडम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। थ्री किंगडम सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया? 1866 के अंदर। 1866 में अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? टू किंगडम सिस्टम के जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिमूव किया और फिर उन्होंने थर्ड किंगडम जो है वो बनाया जिसका नाम उन्होंने यूग्लिना रखा। और उस उस किंगडम का नाम किंगडम प्रोटिस्टा रखा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से जानदार रखे? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना की तरह के जानदार रखे। नेक्स्ट है बेटा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो थ्री किंगडम सिस्टम था उसमें भी डिफेक्ट्स आना शुरू हो गए। तो वो क्या थे कि थ्री किंगडम सिस्टम जो है डज नॉट एक्सप्लेन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। थ्री किंगडम सिस्टम जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस नहीं करता। प्रोकैरियोट्स क्या, वो जानदार जो इनके सेल का न्यूक्लियस वाज़ेह नहीं होता, ये उनको डिस्क्राइब नहीं करता थ्री किंगडम सिस्टम। यूकैरियोट्स यानी कि ऐसे जानदार जिनके सेल का न्यूक्लियस वाज़ेह है, ये उनके बारे में भी डिस्क्राइब नहीं करता। फिर उसके बाद डू नॉट डिफाइन पोजीशन ऑफ द फंजाई स्टेटस, और ये फंजाई के स्टेटस को भी क्लियर नहीं करता क्योंकि फंजाई जो है सबसे पहले इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया, लेकिन बाद में इसके फीचर जो है वो चूँकि विद द रिसर्च जो है वो डिफरेंट फाइंड होते गए, तो उन्होंने कहा ये फंजाई जो है किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं होना चाहिए, इसका सेपरेट स्टेटस होना चाहिए। थ्री किंगडम सिस्टम ये दोनों स्टेटस को डिफाइन नहीं करता। तो फिर क्या बनाया गया? फोर किंगडम सिस्टम बनाया गया। 1937 में ई चैटन ने इंट्रोड्यूस करवाया टर्म्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये MCQ आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो टर्म है वो किसने सबसे पहले जो है वो डिस्क्राइब की? दैट वाज ई चैटन 1937 में। उन्होंने कहा प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ये वो जानदार होते हैं जिनका न्यूक्लियस वाज़ेह नहीं होता, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। मिसाल क्या है? बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? वो जानदार जिनके सेल का न्यूक्लियस वाज़ेह होता है, दे आर कॉल्ड यूकैरियोट। एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट है, अब फंजाई का स्टेटस चूँकि डिस्क्राइब नहीं हो सका तो इसलिए क्या हुआ कि फोर्थ किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा जिसमें बैक्टीरिया जो है वो रखा गया और फंजाई को भी अलहदा से प्लांट्स वाले ग्रुप से निकाल कर किस में रखा गया? किंगडम फंजाई को एक अलहदा से एक ग्रुप दिया गया। नेक्स्ट है बेटा,
नेक्स्ट है कि 4 किंगडम सिस्टम के बाद 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया? रॉबर्ट विटेकर, ये अमेरिकन थे। रॉबर्ट विटेकर 1967 में इन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया जाए। सबसे पहले है किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम मोनरा के अंदर बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया दोनों आते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन आते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और यूकैरियोट्स हो, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। जिस तरह पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये यूनिसेलुलर हैं लेकिन इनके सेल का न्यूक्लियस वाज है। किंगडम फंजाई के अंदर फंजाई आते हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स आते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स आते हैं। लेकिन आपको बताते चलें ये MCQ है कि 1998 के अंदर मार्गुलस एंड शिवार्ड्स ने क्या किया? मॉडिफाई किया विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मार्गुलस ने ये कहा था कि जेनेटिक्स शुड बी considered as basis for 5 kingdom classification along with सेलर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि जानदारों को 5 ग्रुप में तकसीम किया जाएगा। किस बिहाफ पे? ऑन द सेलर ऑर्गेनाइजेशन के उनके सेल क्या हैं कि अलहदा से रहते हैं, यूनिसेलर हैं और कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं या मल्टी सेलर हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक किस तरह खाते हैं, क्या वो यूकैरियोट्स हैं अपने सेल या वो क्या हैं प्रोकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट आ सकता है कि क्लासिफिकेशन जो है उसकी कितनी जो है वो डोमेन्स होती हैं। क्लासिफिकेशन की जो है आपको बताते चलें कि 3 डोमेन्स हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये है कि पहले ये शार्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्गेनिज्म को कितने डोमेन्स में तकसीम किया गया? 3। फिर पूछा जाएगा कि 3 में किस बिहाफ पे किया गया 3 डोमेन्स में। तो सबसे पहले आपने उनको बताना है कि सेल मेम्ब्रेन, उनकी सेल मेम्ब्रेन की बिहाफ पे और उनके सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड सब्सटेंस है उनकी बिहाफ के ऊपर जो है वो 3 ग्रुप में तकसीम किया गया। जो डोमेन सिस्टम है किसने इंट्रोड्यूस करवाया? कार्ल वोज ने। MCQ पूछा जा सकता है 1990 के अंदर। उन्होंने क्या किया? 3 डोमेन कौन से बनाए? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया के अंदर एंशियंट बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया मौजूद थे डिफरेंट काइंड्स के, और यूकैरिया के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया गया समथिंग टू द एंटीबायोटिक्स कि वो जानदार एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंट हैं। इस बेस के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन की गई। नेक्स्ट है बेटा बेसिस ऑफ 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि 3 डोमेन्स को किस बेस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई किया गया। नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के उन जानदारों में जो DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका सीक्वेंस क्या है। नंबर 2 जो है लिपिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उन जानदारों की जो लिपिड की मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। फिर उसके बाद सेंसिटिव टू द एंटीबायोटिक, और वो जानदार एंटीबायोटिक से सेंसिटिव कितने हैं। इन बेस के ऊपर डोमेन्स जानदारों को 3 डोमेन में जो है वो क्या किया गया? डिवाइड किया गया है। कौन से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस? राइबोसोमल RNA के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। नेक्स्ट है बेटा डोमेन 3 डोमेन है, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। डोमेन आर्किया के अंदर एंशियंट बैक्टीरिया थे। अब ये है कि इनको क्या कहा जाता है? अर्लीस्ट नॉन सिंपल बैक्टीरिया। तो इसमें डोमेन आर्किया के अंदर जो जानदार रखे गए पहले जो जब अर्थ बनी थी उस वक्त मौजूद होने वाले सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया थे, वो आर्किया के अंदर रखे गए जो सिंपल बैक्टीरिया हों। और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल क्या है? मिथानोजेंस। मिथानोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और हेलोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो साल्ट वाले इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं। हेलोफाइल्स भी आर्किया के अंदर चले गए। ऑर्गेनिज्म दैट लव्स लिविंग इन द साल्टी इन्वायरमेंट आर कॉल्ड हेलोफाइल्स। नेक्स्ट है बेटा इन्वायरमेंट थर्मो एसिडोफाइल्स। ये वो जानदार होते हैं जो कि आर्किया के अंदर रखे गए बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड इन्वायरमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और हीट को भी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उस इन्वायरमेंट में भी एडजस्ट करते हैं। अच्छा बेटा
नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर कौन से जानदार होते हैं? प्रोटेस्ट होते हैं। यूकैरिया का मतलब है यूकैरियोट्स। प्रोटेस्ट होते हैं, एल्जी होता है, फंजाई होता है, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ये सैप्रोट्रॉफ्स को डीकम्पोज़र भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर या फंजाई होते हैं जो कि डेड या गली सड़ी चीज़ों के ऊपर मौजूद होते हैं और उनसे खुराक हासिल करते हैं और इन रिटर्न जो है वहाँ पे स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ये प्लांट्स होते हैं जनरली और इनके जो है वो साइनोबैक्टीरिया भी क्या होता है बेटा, ये भी ऑटोट्रॉफ है। और फिर उसके बाद ये कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफ्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं ऑन ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ से खुराक हासिल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा फीचर ऑफ डोमेन। आर्किया डोमेन की क्या खसूसियात हैं कि इनकी प्रोकैरियोटिक सेल के हामिल होते हैं ये जानदार। इनकी सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद ये है कि सेल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकैन नहीं होता। सेल वाल जो है वो नहीं होती, लेकिन जब सेल वाल नहीं होती तो फिर उसके अंदर केमिकल उसकी सेल वाल में जिसको पेप्टाइडोग्लाइकैन कहते हैं वो भी नहीं होता। राइबोसोमल आरएनए नॉट फाउंड जो है वो इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए नहीं होता। आर्किया बैक्टीरिया के अंदर इसमें राइबोसोमल आरएनए नहीं होता। सेंसिटिव टू द सम एंटीबायोटिक, इसके जो जानदार होते हैं वो कुछ ही एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जो है वो सेंसिटिव हैं, अदरवाइज़ उनका बॉडी जो है वो सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं बेटा डोमेन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डोमेन के अंदर जो जानदार होते हैं उनके जो सेल होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। उनके सेल का न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता। उनके अंदर जो है वो ये होता है कि उनका स्पेसिफिक राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस होता है। और दूसरी बात ये है कि ये बड़े सेंसिटिव होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो जानदार होते हैं ये डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। तो ये जो है इस डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जानदार रखे गए। फिर हम पढ़ रहे हैं डोमेन यूकैरिया। डोमेन